बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग ई एम फोस्टर की एक बुक एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल इसकी समरी पढ़ने जा रहे हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, इस बुक की हाफ से ज़्यादा समरी की वीडियो ऑलरेडी मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। बाकी समरी हम लोग इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। ई एम फोस्टर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं स्टूडेंट्स। ई एम फोस्टर का पूरा नाम एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर था, जो कि 1 जनवरी 1879 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था और 7 जून 1970 में इंग्लैंड में ही 91 ईयर्स की एज में ई एम फोस्टर की डेथ हो गई थी। ई एम फोस्टर एक इंग्लिश ऑथर था जो कि अपने नावल्स, शॉर्ट स्टोरीज और एसेज की वजह से मशहूर था। एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, इस बुक में ई एम फोस्टर ने बताया है कि वो कौन से ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, वो कौन से ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं जो कि एक नावल को लिखने के लिए ज़रूरी होते हैं। ई एम फोस्टर के मुताबिक नावल के 7 एस्पेक्ट्स हैं जो कि कुछ यूँ हैं: स्टोरी, पीपल, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न एंड रिदम। स्टोरी, पीपल, प्लॉट और फैंटेसी, ये 4 एस्पेक्ट्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। बाकी बचे एस्पेक्ट्स प्रोफेसी, पैटर्न एंड रिदम, ये हम लोग स्टूडेंट्स आज की वीडियो में पढ़ेंगे। एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, ये बुक 1927 में पब्लिश हुई थी। तो चलिए स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल बुक बाय ई एम फोस्टर का 5वां एस्पेक्ट, जो कि है प्रोफेसी। प्रोफेसी का मतलब होता है कि आने वाले वक्त के लिए कोई पेशन गोई करना, मौजूदा दौर के हालात को, मौजूदा दौर के इवेंट्स को देखकर ये अंदाज़ा लगाना कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, कौन से वाक़यात हो सकते हैं। ई एम फोस्टर कहता है कि नावल के अंदर जो प्रोफेसी होती है वो ऑथर की टोन ऑफ वॉइस होती है, या फिर कोई सॉन्ग होता है नावल के अंदर, वो एक यूनिवर्सल थीम होता है। टोन ऑफ वॉइस का मतलब ये है कि एक ऑथर नावल का किस तरह से इवेंट्स को अपने नावल के अंदर एक्सप्लेन करता है और वो इवेंट्स ये बताते हैं कि आने वाले इवेंट्स किस तरह के हो सकते हैं। यह फोस्टर कहता है कि प्रोफेसी एस्पेक्ट को समझने के लिए रीडर के अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए और जो ह्यूमर का एलिमेंट है वो कम होना चाहिए। फिर ई एम फोस्टर फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की और जॉर्ज इलियट, इन दोनों के नावल्स का कंपैरिजन करता है और कहता है कि फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की और टी एस इलियट, इन दोनों ने अपनी राइटिंग्स के अंदर, अपने नावल्स के अंदर यूनिवर्सल थीम्स ही लिखे हैं, लेकिन इलियट अपने नावल्स के अंदर कोई ना कोई इखलाकी सबक देने की कोशिश करता है। लेकिन जो डोस्टोयेव्स्की है वो नावल के अंदर एक सॉन्ग लिखता है और वो सॉन्ग नावल के अंदर आने वाले इवेंट्स की पेशन गोई करता है। फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की अपनी राइटिंग्स के अंदर, अपने नावल्स के अंदर ख़ास तौर पर कोई मोरल मैसेज नहीं लिखता। ई एम फोस्टर के मुताबिक 4 ऐसे राइटर्स हैं जो कि प्रोफेसी वाले नावल्स लिखते हैं। उनमें शामिल है फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की, मेलवाइल, डीएच लॉरेंस और एमिली ब्रोंटे। फिर ई एम फोस्टर एक नावलिस्ट मेलवाइल के नावल मोबी डिक की बात करता है और मेलवाइल की एक शॉर्ट स्टोरी बिली बड की भी एग्जाम्पल देता है ई एम फोस्टर। और ई एम फोस्टर ये बताता है कि मेलवाइल के नावल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर मेलवाइल की जो टोन है वॉइस की, उसमें वो प्रोफेसी करता है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पेशन गोई करता है। फिर एमिली ब्रोंटे के नावल वुदरिंग हाइट्स की भी एग्जांपल देता है ई एम फोस्टर, जिस नावल में एमिली ब्रोंटे पेशन गोइयाँ करती है आने वाले इवेंट्स के बारे में। फिर ई एम फोस्टर डी एच लॉरेंस की एग्जांपल देके कहता है कि डी एच लॉरेंस एक ऐसा नावलिस्ट है जिसके जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनमें कामयाब तरीके के साथ डी एच लॉरेंस आने वाले इवेंट्स के बारे में कोई पेशन गोई करता है। फिर ई एम फोस्टर एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, इस बुक के एक ही चैप्टर के अंदर नावल के 2 एस्पेक्ट्स पैटर्न और रिदम को डिस्कस करते हुए कहता है कि नावल का जो पैटर्न होता है ना, वो एक किस्म की विजुअल आर्ट होती है। नावल का पैटर्न नावल की ज्योमेट्रिक शेप भी हो सकती है। ई एम फोस्टर पैटर्न का कंसेप्ट समझाने के लिए आर ग्लास का यूज़ करता है। आर ग्लास टाइम को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देती है। यानी इस ख़ास टाइम के अंदर आर ग्लास के अंदर एक करैक्टर सक्सेसफुल हो जाता है और जबकि दूसरा करैक्टर डाउनफॉल का शिकार हो जाता है एक ही नावल के अंदर। या फिर नावल का पैटर्न एक सर्कल की तरह हो सकता है जिसके अंदर एक करैक्टर जिस जगह से अपनी लाइफ शुरू करता है वहीं पर आकर रुक जाता है। काफ़ी टाइम अपनी लाइफ का एक करैक्टर कहीं और गुजारता है, फिर जहाँ से उसने अपनी लाइफ शुरू की होती है वहीं पर वो वापस आ जाता है। फिर ई एम फोस्टर एक फ्रेंच राइटर और नावलिस्ट एनाटोल फ्रांस के एक वर्क थायस की बात करता है और इस लिटरेरी नावल में जो पैटर्न होता है नावल का वो आवर ग्लास होता है। फिर ई एम फोस्टर एक और नावलिस्ट पर्सी ल्यूबोक के एक नावल
रोमन पिक्चर्स की एग्जांपल देता है जिसमें नावल का पैटर्न एक चेन की तरह का होता है। इयान फोस्टर कहता है कि नावल का जो एस्पेक्ट पैटर्न है वो नावल के अंदर एस्थेटिक क्वालिटी और ब्यूटी को ऐड करता है। फिर इयान फोस्टर हेनरी जेम्स के एक नावल एम्बेसडर्स की बात करता है जिसमें करेक्टर्स की जो लाइव्स होती हैं वो आवर ग्लास पैटर्न की स्ट्रक्चर की होती हैं। इयान फोस्टर कहता है कि नावल के एस्पेक्ट पैटर्न की एक प्रॉब्लम ये है कि नावल के पैटर्न के अंदर एक करेक्टर की लाइफ का डोर शट हो जाता है। फिर इयान फोस्टर नावल के सातवें एस्पेक्ट रिदम की बात करता है। इयान फोस्टर नावल की रिदम को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि रिदम के अंदर रेपिटिशन भी होती है और वेरिएशन भी होती है इवेंट्स की और कुछ वर्ड्स की, और नावल की रिदम पैटर्न की निस्बत नावल को ज़्यादा सूट करती है। नावल के इवेंट्स या नावल के डायलॉग्स में जो रिदम मौजूद है वो तब्दील भी हो सकती है, यानी रिदम के अंदर तब्दीली आ सकती है। फिर इयान फोस्टर एक नावलिस्ट मार्शल प्रोस्ट के एक नावल रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट की एग्जांपल देके कहता है कि इस नावल में बहुत सक्सेसफुल तरीके के साथ रिदम का यूज़ किया गया है। नावल के एस्पेक्ट रिदम के आखिर पर इयान फोस्टर कहता है कि नावल की जो रिदम होती है वो एक ओपन एंडेड नैरेटिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और रिदम के अंदर नावल के करैक्टर्स की डेथ नहीं होती। रिदम को स्टूडेंट से एक एग्जांपल के साथ आप लोग समझ सकते हो। रिदम के अंदर साउंड की रेपिटेशन होती है, जैसे कि एक पोएम सुनी होगी स्टूडेंट्स आप लोगों ने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो स्टूडेंट्स इस पोइट्री में साउंड की रेपिटेशन मौजूद है, तो ये एक रिदम है। इसी तरह से नावल के अंदर कुछ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें रिदम मौजूद हो, वो इवेंट्स एक रीडर को पढ़ने में किसी हद तक मिलते जुलते लग सकते हैं। यानी कि नावल के इवेंट्स की रेपिटेशन, यानी कि नावल के इवेंट्स का बार बार रिपीट होना और उनके अंदर थोड़ी वेरिएशन, थोड़ी तब्दीली उसी एक नावल के अंदर आ सकती है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल अ बुक बाय इयान फोस्टर की समरी की समझ आई होगी। एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल अ बुक बाय इयान फोस्टर, इस बुक की समरी के पार्ट 1 का लिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को पहले कमेंट में मिल जाएगा। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।